बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजरी हाजिर खिदमत। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उस इकदाम से जो बिल वास्ता या बिला वास्ता स्मार्ट सिटी का हिस्सा है और उसके साथ साथ इसकी वाबस्तगी G20 के साथ है। जी हां, हम आज आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतल्लिक़ ये खबर बताना चाहेंगे कि आज ही उन्होंने जो G20 के हवाले से जो तैयारियां हैं उसका एक पहलू ये भी था कि जहलम रोड फ्रंट का जो 6 किलोमीटर स्ट्रेच था उसकी ब्यूटिफिकेशन करके इससे अवाम के नाम वक्फ किया जा चुका है। यानी 6 किलोमीटर जो रिवर फ्रंट है जहलम का, इसके किनारों को यहां पर खूबसूरत किया गया है और उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं और ऐन मुमकिन है कि जो G20 के जो मंदोबैन हैं उनका गुजर यहां से भी हो जाएगा और इसी वजह से इस इलाके को काफी साफो शिफाफ रखा गया है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन आज यहां पर देखी गई है और आज अवाम के नाम इससे वक्फ किया गया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि काफी वक्त के बाद इस तरह का इकदाम यहां पर उठाया गया और ये वादी कश्मीर के लोगों के लिए एक मुबारक दिन है। उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर आबी ज़खायर के किनारे ही बना है, यानी जो आबी वसाइल है यहाँ पूरा शहर श्रीनगर इन्हीं के जो किनारों पर आबाद है, जिसकी वजह से इन आबी वसाइल को खूबसूरत बनाना वक्त की अहम जरूरत थी। और उन्होंने कहा कि कश्मीर में आलमी तर्ज पर, यानी कश्मीर को आलमी तर्ज पर डेवलप किया जा रहा, यानी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो खूबसूरती के तरीके हैं या जो इजादात हैं या जो मनाजरात है वो कश्मीर के अंदर अब लाए जा रहे हैं और इससे जो कुदरती खूबसूरती से मालामाल ये कश्मीर है उससे और चार चांद लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ यानी जो ये रिवर फ्रंट का एरिया है, जो 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, उन्होंने कहा कि ये फ्री वाईफाई है यहाँ पर रखा गया है, साइकिल और वॉकिंग ट्रैक्स का भी इंतजाम रखा गया है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है। उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ यहाँ की विरासत बचा रहे हैं बल्कि इक्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग और तकवीयत दे रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये तो मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है, दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकोनॉमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैक यार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। यहाँ फ्री वाईफाई भी है, बच्चों के लिए साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतजाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैसे भी होंगे। मैं समझता हूं कि और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकोनॉमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। एलजी मनोज सिन्हा जो कि आज रिवर फ्रंट जो जहलम है उसके किनारे पर मुनक़द एक तकरीब पर वो मौजूद थे और इस मौके पर जब ज़राई इब्लाग के नुमाइंदों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि G20 की तैयारियां यहाँ की इंतजामिया और खासकर आम लोगों ने की है और अवाम और मीडिया का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस G20 के समिट से जो पैगाम दुनिया भर में जाएगा उससे जम्मू कश्मीर में न सिर्फ सयाहत बढ़ेगा बल्कि सरमायाकारी भी बढ़ेगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इसके अलावा कश्मीर की मेहमान नवाजी को पूरी दुनिया देख लेगी और पूरी दुनिया को कश्मीर की मेहमान नवाजी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। उन्होंने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया ये कहकर कि उन्होंने G20 के लिए जम्मू कश्मीर को भी चुना है। मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा मजीद वो भी देखते हैं।
G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया। इधर मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो आज अनंतनाग के अंदर थे, उन्होंने भी G20 के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि G20 में कुछ खास नहीं रखा गया है। ये दरअसल पिछले साल इंडोनेशिया को इसकी मेजबानी थी और इस बार ये जिम्मेदारी भारत को दी गई है, लेकिन इस इवेंट को ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे इससे कोई बड़ी तब्दीली आएगी। ये हसनैन मसूदी कहते हैं। उन्होंने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि इससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि इस समिट से हम अपने असल मसाइल से हटने लगे हैं। सारी इंतजामिया इसी में लगी हुई है, अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं है। यानी जो मेहमान आने जा रहे हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं के इंतजाम, उन्हीं के प्रोटोकॉल पे लगी है। जो हमारे अपने मसाइल है, अपने लोगों के मसाइल है, उनको दूर करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही है। ये रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि मेंबर पार्लियामेंट है अनंतनाग से, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को 4 किलो राशन मिलता है, उन्हें G20 के इस समिट से कोई राशन कोटा नहीं बढ़ेगा। ये तनकीय अंदाज में उन्होंने कहा, एक तनकीदी अंदाज में उन्होंने कहा। यानी जो लोग 4 किलो राशन लेते थे उनको 4 किलो राशन नहीं मिलेगी, इसके बावजूद कि G20 के जो मंदोबेन है वो यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी रियासतों में मजमूई आबादी को बिजली की 0 बिल आती है महीने, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे पिछड़ा इलाका है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, OBC या BPL, उन्हें 1500 रुपए माहाना अदा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगर इन चीजों पर नजरसानी हो जाती तो बात बन जाती। G20 को मुझे लगता है कि बड़ी मुबालगा आराई के साथ पेश किया जा रहा है। जी देखिए, G20 का मतलब ये है कि इस साल ये 20 ममालिक है जिन्होंने ग्रुप बनाया है। पिछले साल इंडोनेशिया इसका होस्ट था, इस साल हम इसके होस्ट हुए। तो इसको कहना, ये कहना कि यार ऐसे पेश करना जैसे ये बहुत बड़ा एक इससे कोई एक यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली होगी, वो तो मुझे लगता है कि वो मुबालगा आ रही है। बल्कि हुआ ये है कि हमारी जो असल मसाइल हैं, उन मसाइल से हम अब उनको नजरअंदाज करने लगे हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसी में लगा हुआ है। अब देखिए, हम मुतफिकर हैं लोगों के लिए जिनको सिर्फ 4 किलो अनाज, 4 किलो चावल मिलता है राशन में। देखिए वो कैसे, G20 का मतलब उनका है कि उनका पूरा राशन हो। अब देखिए, हमारी 5 रियासतें हैं इर्द गिर्द जो हमारी है, तकरीबन 40% आबादी को दिल्ली में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तरांचल में वहां 0 बिल आती है बिजली की। और यहाँ क्या है, किया गया है, यहाँ ST को जो आखिरी पायदान पर है उनको, यहाँ SC को, यहाँ का BPL को, उनको 1500 के करीब बिल देनी पड़ती है। तो ये क्या, ये कैसा अंतर है, ये यहाँ के साथ ये क्यों ये अन्याय है। तो देखिए, G20 का मतलब ये सारे मसले हैं। हमारा हेल्थ केयर बिल्कुल कोलैप्स पर है, मैन पावर क्राइसिस है। अब देखिए, बटनूर तराल में है एक PHC लगा हुआ है, लेकिन मुकफ्फल है, कोई है ही नहीं डॉक्टर, कंसल्टेंट हमारी नहीं है, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। और अब देखिए, जल्द नल से जल की बात है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात है। देखिए कितने, एक अभी आपने ही वो किया, रसूख साहब ने, आपने सबने वो कहा कि कैसे एक हेपेटाइटिस AB जो वहां पर हुआ फिसल में, और जबकि हमारा वहां पर बना हुआ है एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन मुकफ्फल है। किसी में ये कमिटमेंट नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में वो मसला रिजॉल्व करे। लेकिन यहाँ की जो आपकी जिम्मेदारी है, हर एक मनसब के साथ जिम्मेदारी होती है। 1.5 करोड़ लोगों को महरूम किया गया है अपनी जमहूरी हुकूक से पिछले 8 साल से। तो क्या जवाब है आपके पास? अगर आप विश्व गुरु हैं, अगर आप लीडर हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो 1.5 करोड़ लोगों को जमहूरी हुकूक से महरूम करने का कहां से बनता, कैसे ये आप कैसे रिकंसाइल करेंगे G20 के जो नारे उनके साथ इस जो जमीनी हकायक हैं इनको? कैमोफ्लेज जो हमारे फेलियर्स है वो कैमोफ्लेज करने के लिए G20 को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। G20 को चलिए, हसनैन मसूदी न सिर्फ यहाँ के बुनियादी मसाइल को लेकर बात कर रहे थे, बल्कि जो
डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, यानी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जिसे इलेक्शन कहते हैं, उसकी महरूमी से भी मुतल्लिक बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फिर तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता है जब आप ऐसे समिट्स में बैठ रहे हैं। यानी बिल्कुल तनकीद वो सरकार की कर रहे हैं कि आप दिखा तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर कर कुछ भी नहीं रहे हैं। नाज़रीन, G20 एक बड़ा समिट है, इसमें कोई शक नहीं है, और जम्मू और कश्मीर एक शोरिश ज़दा इलाका है काफी वक्त से, जिसके पेश नजर यहाँ सिक्योरिटी इंतजामात का ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है। झील डल के आसपास मैरीन कमांडोज की हालिया जो है मॉकड्रिल हुई है और उसके बाद अब सीआरपीएफ एहलकार जो है, खासतौर पर सीआरपीएफ के जो कमांडोज हैं, आला तरबियत याफ्ता कमांडोज, आज झील डल के अंदर यहां मॉकड्रिल करते हुए नजर आए। तो इस तरह से डल को पूरी तरह से सेंसिटाइज किया जा रहा है ताकि इस इवेंट के निस्बत या इस इवेंट के पेश नजर कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। G20 से कबल ये सारी तैयारियां की जा रही हैं और इन्हें अब हतमी शक्ल भी दी जा रही है। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज इस सारी सूरत हाल का खुद भी जायजा ले रहे थे और उन्होंने क्या कुछ देखा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैरीन कमांडोज के बाद अब झील डल में सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम जो इस वक्त मॉक ड्रिल कर रहे हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आप इस वक्त डल लेक के मनाजिर देख रहे हैं कि जहां पर अब मैरीन कमांडोज ने कुछ दिनों पहले ही एक मॉक ड्रिल की थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सीआरपीएफ के क्विक एक्शन टीम है और जो कमांडोज है वो इस वक्त अपनी मोटर बोट्स में डल लेक में एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और पूरे जो डल लेक है इसकी गश्त हो रही है और अपनी जो ये कमांडोज है पूरे नए इक्विपमेंट्स, नए हथियारों से लेस है, कैमरा इनके पास है और खासकर पूरे डल को पेट्रोल कर रहे हैं और कोशिश इनकी यह है कि पूरे एरिया को जो है G20 से पहले सेंसिटाइज किया जाए और अगर कोई भी खतरा हो तो उस खतरे को किस तरीके से निपटा जा सके उस तरीके उसकी बराबर ट्रेनिंग इस वक्त हो रही है, एक मॉक ड्रिल हो रही है और कोशिश ये है कि जो सारा कुछ जो है यहाँ पे होने वाला है वो पीसफुल तरीके से हो। और इस वक्त आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं कि ये अब डल झील के तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पे इस वक्त कमांडो के टीम भी कहते हैं वो इस वक्त अपने करतब दिखा रहे हैं और जदीद हथियारों से वो इस वक्त लेस है और अपनी मोटर बोट्स पे सवार इस वक्त वो मॉक ड्रिल कर नजर आ रही है। अब देखिए G20 से पहले तमाम तर इंतजाम जो कंप्लीट किए गए थे, लेकिन अब आप देखिए जो सीआरपीएफ के क्विक एक्शन टीम है वो भी यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रही है और पूरे एरिया का जो वो जायजा ले रही है। कल G20 के समिट होने वाले, इससे पहले ही तमाम तर इंतजाम जो है सिक्योरिटी के हवाले से वो किए जा रहे हैं। कैमरा मीरवानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, एनआईए की टीमें जम्मू और कश्मीर में, पहले कश्मीर वादी में ही थी लेकिन अब पूरे जम्मू के अंदर भी काफी सरगर्म दिखाई दे रही है। जहां हाल दिनों भी इन टीमों की जानब से कई एक जगहों पर कई एक अजदा के अंदर छापामारी की गई, वहीं पर आज अल सुबह ही लगभग जम्मू कश्मीर के 7 अजला के अंदर 15 जगहों पर एनआईए की टीमों ने अलग अलग तरीके से छापामारी की है। पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा यानी कश्मीर वादी के इन अजला के अंदर और इन इलाकों के अंदर, जबकि जम्मू के पुंछ इलाके में भी ये छापामारी हुई है, जिस दौरान मुत्तलिकीन से पूछगछ की गई है और तलाशी कार्रवाई भी हुई है। बाज इतलात ये हैं कि जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उससे भी या कुछ जो दस्तावेजात हैं उन्हें अपनी तहवील में लिया गया है, हालांकि ये जराये के हवाले से खबर है। तो इस तरह से आज भी एनआईए की ये छापामारी जारी रही। आपको याद दिला दें कि साल 2019 के बाद एनआईए की छापामारी के हवाले से जो सरगर्मियां हैं उसमें काफी तेजी देखी जा रही है। हंदवाड़ा के कई इलाकों में आज एनआईए की तरफ से रेड डाली गई है, जिसमें राजवारपुर में रेड डाली गई है। चाहे हम बात करेंगे मागाम हंदवाड़ा की बात करेंगे, चाहे हम बात करेंगे काजियाबाद के इलाके में, वहां पे अनन में रेड डाली गई है एनआईए की तरफ से। जिस तरह छापामार कार्रवाई जो है लगातार, चाहे कपवाड़ा की बात करेंगे, हाल ही में जो है मनीगा इलाके में एक एक्स मिलिटेंट के घर में जो है छापामारी कार्रवाई के दौरान एक मकान को सील किया गया है और उसके 9 मरल जमीन को भी सील किया गया है। अभी तक ये हम नहीं कह सकते कि अभी तक जो है तफसीलात जो है कोशिश पार्ट में मौजूद है। ये राजवार इलाका जो है वहां पे हम मौजूद है। अभी तक जो है बड़े पैमाने पे जो है उन इलाकों में तलाशी कार्रवाई जो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एनआईए की तरफ से वहां पे जिस तरह रेड डाली गई, आज तक तकरीबन 6:30 बजे के करीब वहां पे एनआईए की तरफ से रेड डाली गई है।
नाज़रीन, यूं तो बानिहाल से बारामूला तक रेल यहां पर चल रही है, लेकिन अब बारामूला से उड़ी तक इससे तोसी दी जा रही है। आपको याद ही होगा कि इसी साल मार्च के महीने में जब मरकजी वजीर रेलवे यहां पर आए हुए थे तो उस वक्त उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि बारामूला से इस रेल लाइन को तोसी देकर उड़ी तक चलाया जाएगा। और जब इससे उड़ी तक चलाने की बात हुई तो उसके बाद उड़ी के अवाम में काफी खुशी पाई जा रही है, क्योंकि उड़ी के लोगों का कहना है कि इस इकदाम से या इस कदम से न सिर्फ उनका सफर कम वक्त में तय हो जाएगा या आसान हो जाएगा, बल्कि मकामी आबादी के लिए जो रोजगार के वसाइल हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। इस हवाले से मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा और उसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट ने जो आलोक कुमार सिंह स्टेशन मास्टर है उसके साथ बात की है, दोनों हिस्से आप तक पहुंचाएंगे। उड़ी का शहरी होने के नाते उड़ी की तमाम आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर जी का, होम मिनिस्टर जी का और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और रेलवे मंत्री जी का तहे दिल से उड़ी की पूरी आवाम की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बारामूला से उड़ी तक जो रेलवे लाइन की मंजूरी दी। इसका हमें बहुत फायदा है, इसमें ट्रेडर्स को फायदा है, एम्प्लॉयड को फायदा है। कम समय में और कम किराए में हम ओवरऑल इंडिया अपने मुल्क में हर जगह हर कोने पे जा सकते हैं। इसके लिए हम अपने जितने भी हम एक बार फिर अपने पीएम साहब का, होम मिनिस्टर जी का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और रेलवे मंत्री जी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बारामूला से उड़ी तक जो रेलवे लाइन की मंजूरी दी सरहदी कस्बा उड़ी के लिए। तो इसमें हमें समय भी कम लगेगा, किराया कम लगेगा और जो एम्प्लॉयड हमारे जिस डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी है वो आराम से आना जाना उनका सफर अच्छा रहेगा। सुनने के बाद कितने खुश हुए आप लोग? हम बहुत खुश हुए और वहाँ के जो हमारे बेकार लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक जरिया माश बन गया रोजी कमाने का। वो वहाँ जो रेलवे लाइन बिछेगी उसमें वो काम काज करेंगे, वो अपने 4 पैसे कमाएंगे, वो अपने एहल हयाल पर खर्च करेंगे। कब तक हम उम्मीद रखेंगे, कब तक काम लगेगा? माननीय रेल मंत्री जी 25 मार्च को बारामूला स्टेशन का दौरा किए और उन्होंने पब्लिक के डिमांड पे घोषणा की है कि बारामूला टू उड़ी 50 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और इस पे यातायात का साधन उपलब्ध कराया जाएगा। और उन्होंने दिल्ली पहुंच के सर्वे के लिए टेंडर निकाल चुके हैं। 6 जून तक टेंडर का टाइम है। 6 जून के बाद सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। सर्वे का काम जब ही खत्म होगा उसके बाद रेलवे लाइन बिछाने का कार्य तीव्र गति से किया जाएगा। कब तक ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट बारामूला से उड़ी तक? सर्वे का काम जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर दिया जाएगा। सर्वे के बाद ही रेलवे लाइन बिछेगी, जब तक ले सर्वे नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। सर्वे का काम जैसे होगा उसके बाद रेलवे अपने तरफ से कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द कार्य को समाप्त करके ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक और नया पन्ना जुड़ जाएगा। जो भी व्यापारी अखरोट का, एप्पल का, नाशपाती का यहाँ से व्यापार करते थे और दूसरे स्टेट से, उनको किराए में बहुत सारा बचत हो जाएगा। 1/3 बचत हो जाएगी, समय का भी बचत हो जाएगा। 12 से 15 घंटा में वो माल यहाँ से दिल्ली के मंडी तक भेज। नाज़रीन, कहते हैं एक मारूफ साइंटिस्ट जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, और माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कॉल है कि अगर इस धरती से, इस सरजमीन से या इस जमीन से शहद की मक्खी खत्म हो जाती है तो उससे इंसानियत के वजूद पर भी असर पड़ता है, यानी इंसानियत को भी खतरा लायक है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आलमी स्तर पर शहद की मक्खी का दिन मनाया जा रहा है और इस निस्बत से आज चाडूरा के अंदर एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया था जिसमें शहद की मक्खी के अहमियत पर रोशनी डाली गई है। इस मौके पर कहा गया कि ज़री सेक्टर में शहद की मक्खी का एक अहम रोल है और यह भी कहा गया कि खुसूसन बागबानी शोबे में शहद की मक्खी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी अहम रोल के बतौर जानी जाती है। तो इस तरह से आज यहां पर इस प्रोग्राम के अंदर शहद की मक्खी की अहमियत और इफादियत पर रोशनी भी डाली गई। 20 मई है
اور آج ورلڈ بی ڈے منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. ایسے ہی یہاں ڈسٹرکٹ بڑگام میں ہم یہاں پر ہمارا DCTC ہے، یہاں پر ہم یہ دن منا رہے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اس 20 مئی کی تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ہنی بیز ہیں اس وقت یہ ان کا سروائیول پر اثر پڑا ہے، یہ ختم ہو رہی ہے. جو ان کا ہیبیٹیٹ ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. ان ہنی بیز کا انسان پر ایک بہت ہی اہم اثر ہے. مجھے ایک کوٹیشن آ رہی ہے ان کی آئنسٹائن کی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہنی بیز اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ 4 سال کے بعد اس دنیا پر، اس سرزمین پر کوئی انسان نہیں رہے گا. یہ صحیح میں اس میں نقصان ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے نقصان کی وہ کلائمیٹ چینج ہے. جو کلائمیٹ چینج ہو گئی، جس مہینے میں جتنی بارش پڑنی تھی اس مہینے اس مقدار سے بارش نہیں پڑتی. جس مہینے میں جو ٹیمپریچر رہنا چاہیے تھا وہ اس مہینے وہ ٹیمپریچر نہیں رہ رہا ہے. یہ اوور آل پرابلم ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یہ گلوبل چینج آ گئی ہے. تو ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو انٹینسو کلٹیویشن شروع کی تو ہم اس میں بہت سارے پیسٹی سائڈس استعمال کرتے ہیں، فنجی سائڈس استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیمیکل فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ٹاکسیسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ہماری سائلز میں اور الٹیمیٹلی ہمارے ان فلاور پلانٹس میں، تو اس سے جب نیکٹر کلیکٹ کرتا ہے یہ ہماری مکھی، تو ایک تو ہماری جو یہ کوالٹی ہے ایک طرف سے اس کوالٹی پر اثر پڑتا ہے، اور دوسری طرف سے جو یہ پوائزن ہے اس سے ہماری یہ جو ہنی بیز ہیں ان پر برا اثر پڑتا ہے. اور ایسا کیلکولیٹ ہوا ہے کہ تقریباً پوری دنیا میں ہر سال 8 ارب کے تقریباً مکھیاں مر جاتی. تو ناظرین، یہ تھا آج کا اسپیشل رپورٹ. اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال ہانجری کو آج کا اسپیشل رپورٹ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.